Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I am Kuldeep Nagar. I am your Faculty of Chemistry at JNV Bundi Center of Excellence. अभी अपनी ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें फिज़िकल का जो पोर्शन है उसमें नेक्स्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद द टर्म रेडॉक्स. बहुत इजी टर्म है. इस टर्म में ही लिखा हुआ ना, रिडक्स में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें स्पीशीज़ का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन. अब अगला जो प्रॉब्लम है अपने पास वो ये आ जाता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टर्म जो है इससे भी तुम लोग फैमिलियर हो, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में हम ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे, एकदम शुरुआत से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर किसी को इसके बारे में जानकारी ना भी हो तो वो भी इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ सके. ठीक है. आज के लेक्चर में जो सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो सब टॉपिक अपने पास होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन को समझना. रिडॉक्स में क्या पार्ट होता है? जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डिफाइन करने के लिए अपने पास दो अप्रोच होती है. एक होता है क्लासिकल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच. क्लासिकल अप्रोच मुझे लगता है कि तुम सबको आता है. पुराने ज़माने की जो अप्रोच है ना, वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बेस्ड है. सबको पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन अगर है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन. ये सारी अप्रोच अभी डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ जो मॉडर्न अप्रोच है वो इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है, कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन बोलते हैं. डिस्कस करेंगे अभी. सेकेंड, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद एक नया टर्म निकल के आएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और यू कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा हुआ है. ठीक है, लेकिन आपने बस ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा हुआ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू फाइंड इट. थर्ड, इसके बाद हम कवर करेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. कोई भी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसका टाइप भी हम डिस्कस करेंगे. टोटल बेसिकली 5 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, और जिस तरीके से उनका नेम सजेस्ट करेगा एग्जैक्टली उसकी वही थ्योरी होगी. जैसे मान लो कि एक रिएक्शन पे डील करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है. अब नाम से सजेस्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन, टू कंबाइन. इफ़ ए कंबाइंस विद बी टू गिव सी, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, तो कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है. ए और बी कंबाइन होकर सी एज अ प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो जिस तरीके से इसका नेम था उसी तरीके से इसकी रिएक्शन पॉसिबल है. टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फोकस अपना होना चाहिए बैलेंसिंग पे. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. मोल कंसेप्ट में भी अपने पास रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और वहाँ पर जो भी रिएक्शंस थी उनको बैलेंस करना काफ़ी इजी था. रिडॉक्स रिएक्शन में जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अगेन इसकी बैलेंसिंग के कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं. उन मेथड्स में कुछ रूल्स होते हैं. अगर उन रूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं तो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जिसे आप बैलेंस नहीं कर सकते. एवरी रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड वेरी इजीली इफ़ यू फॉलो दोज स्टेप्स. ओके, तो ये 4 पर्टिकुलर सब टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला सब टॉपिक है अपने पास व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. एक क्लासिकल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है. क्लासिकल अप्रोच आप सबको आता है. क्लासिकल अप्रोच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम पर बेस्ड है.
क्या आता है हमें, जैसे कि ऑक्सीडेशन की बात करें, सबको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एटम और टू एन एलिमेंट, या तो एलिमेंट में आप ऑक्सीजन ऐड करो या फिर किस में ऐड करो, कंपाउंड में। अगर ऑक्सीजन ऐड करना है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम मेटल का टुकड़ा लिया, रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट मीन्स सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली सोडियम यहाँ पे क्या था, एलिमेंट था। कंपाउंड ले लेते हैं, लेट अस से कि एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मीथेन गैस। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो मीथेन का कंबशन होगा। कंबशन के जो प्रोडक्ट होते हैं क्या होते हैं, CO2 प्लस H2O। मीथेन गैस को अगर देखा जाए तो पहले कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड था, नाउ कार्बन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का ऐड हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। CH4 कंपाउंड था, सोडियम मेटल एलिमेंट था। एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन गैस अगर ऐड हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसी प्रोसेस को अगर अपन आगे बढ़ाएं या फिर इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ऑक्सीजन क्या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर ऐड किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यही इसका मॉडिफिकेशन है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि SnCl2 प्लस Cl2, इससे क्या बन गया अपने पास, SnCl4। पहले Sn के पास 2 क्लोरीन थे, अब क्लोरीन ऐड करने पे कितने हो गए, 4। क्लोरीन Sn के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक ही बात है ऑक्सीजन का ऐड करना या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करना। अगला हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन ला सकते हैं जो कि रिडक्शन की डेफिनेशन से लाएंगे। रिडक्शन होता है हाइड्रोजन को ऐड करना, तो हाइड्रोजन को अगर रिमूव किया जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन का जस्ट ऑपोजिट ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन का एक और मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे मान लो एक एग्जांपल डिस्कस करें, H2S गैस प्लस O2 गैस, इससे बन गया अपने पास H2O लिक्विड प्लस सल्फर। H2S की बात करें तो H2S में सल्फर हाइड्रोजन से कनेक्टेड था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के बाद सल्फर से हाइड्रोजन चला गया और प्योर एलिमेंटल सल्फर बन गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला जो डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगला डेफिनेशन आ सकता है। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, अच्छी खासी बड़ी रिएक्शन है, K4FeCN6 की रिएक्शन अगर H2O2 से करवा दिया जाए तो क्या बनता है, K3FeCN6 प्लस वाटर। अब आप इस कंपाउंड पे ध्यान दीजिए, ये जो कंपाउंड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो अपने पास डेफिनेशन है उस पर ध्यान देना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखें तो पहले 4 पोटेशियम थे और अब कितना पोटेशियम रह गया, रिएक्शन के बाद 3 पोटेशियम रह गए, 1 पोटेशियम एटम कम हो गया। पोटेशियम मेटल होता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर K4FeCN6 का ऑक्सीडेशन हुआ है। चारों डेफिनेशंस बहुत इजी हैं और चारों अपने पास क्लासिकल अप्रोच में आता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इन चारों डेफिनेशन से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचान सकते हैं। सही है। अब अगर इन चारों डेफिनेशन का रिवर्स कर दिया जाए या इन चारों मेथड्स को रिवर्स कर दिया जाए तो रिडक्शन आ जाएगा। ओके, रिडक्शन का जो सबसे सिंपल क्लासिकल अप्रोच में डेफिनेशन होता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सब नोट करते हुए चलना आप। ओके, तो रिडक्शन की अगर बात करें तो पुराने ज़माने मतलब कि क्लासिकल अप्रोच क्या है इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। हाइड्रोजन को ऐड किया, रिडक्शन हो गया। कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, ये ले लो सोडियम मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। अगेन आयनिक कंपाउंड है, मेटल्स, ये एस ब्लॉक के मेटल्स के सारे कंपाउंड आयनिक ही होते हैं। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया, जहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है उसको क्या बोलता है, रिडक्शन। एलिमेंट की बात थी, कोई कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से कि अपने पास CH2 ईथीन गैस है, हाइड्रोजनेशन सबको पता है, इसका हाइड्रोजनेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, CH3 ईथेन गैस बन जाएगा। अगेन इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हुआ है मतलब इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, अब यही जो अपने पास मेन डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके रिडक्शन की और भी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी जा सकती है। हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो अगला मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मान लो CuCl2 प्लस Cu, इससे क्या बना दिया मैंने, Cu2Cl2। CuCl2 में कॉपर था और एक और कॉपर मतलब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता ही है। एक और कॉपर अगर ऐड कर दिया तो एक कंपाउंड बन गया Cu2Cl2। Cu2Cl2 को बोलते हैं हम क्यूपरस क्लोराइड और CuCl2 को बोलते हैं क्यूपरिक क्लोराइड। कॉपर ऐड हो गया, दैट मीन्स CuCl2 का क्या हो गया, रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपने ऐड किया है इसमें। अगेन एक दो मॉडिफिकेशंस और अवेलेबल हैं अपने पास, वो क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट आप लिखो तो वो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे मान लो मरकरी ऑक्साइड है, इसको हीट किया जाए तो ऑक्सीजन गैस तो उड़ जाएगा यहाँ से और केवल मरकरी बचेगा। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट मीन्स इसका भी क्या हो गया, रिडक्शन। इसी डेफिनेशन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर कर दिया जाए, नोट करो कि ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटा दें तो उससे क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे लेट अस से कि FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बन गया, FeCl2 प्लस HCl। कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी, है ना।
ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शन थी, रिडक्शन की जितनी भी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी, कोई भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना अभी है ही नहीं। अभी केवल ये डिस्कस करना है कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से बोलते हैं या रिडक्शन किस तरीके से बोलते हैं। FeCl3 में 3 Cl एटम है, FeCl2 में 2 Cl एटम है। Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयरन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव कर दिया तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो समरी में अगर देखें तो रिडक्शन में क्या हुआ है, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर दो, या ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। इन चारों में से किसी भी प्रोसेस को एज अ रिडक्शन क्लासिफाई किया जा सकता है। और एटम्स के ऊपर बेस्ड ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच क्या है, बहुत ही सिंपल है। मॉडर्न अप्रोच को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड मतलब सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लूज होने को या इलेक्ट्रॉन के गेन होने को किसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किसको रिडक्शन बोलेंगे, यही डिस्कस करना है। तो मॉडर्न अप्रोच की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी है। किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि सोडियम है, कोई भी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, सोडियम से बन गया लेटर से कि सोडियम प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। पहले सोडियम एलिमेंटल स्टेट में था, अनकम्बाइंड स्टेट। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंटल स्टेट या क्या बोल सकते हैं, अनकम्बाइंड। किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, अकेला है। तो इस स्टेट में सोडियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हैं। ना तो सोडियम में से किसी ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, या ना ही सोडियम को किसी ने इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ना ही तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, ना ही सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक तरीके से बोला जाए तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, 0। अब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम से बन गया सोडियम प्लस। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन देख लेते हैं। लेट अस से कि कॉपर 2 प्लस एक्वस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा गया किसी रिएक्शन में, तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। न्यूट्रल एलिमेंटल स्टेट में, अनकम्बाइंड स्टेट में कॉपर बन गया। कॉपर 2 प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खा गए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो कॉपर 2 प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। बहुत इजी अप्रोच है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक और बात नोटिस करो, क्योंकि अब जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, उससे आपको समझ में भी आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या ज़रूरत है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और वो क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो कोई भी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ बता सकता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, सबको पता चल गया। तो यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आएगी ना, कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है कि कोवलेंट कंपाउंड से जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन चेंज विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। वो इलेक्ट्रॉन चेंज हम
कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए एक नया मेथड डेवलप करेंगे विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। डिस्कस करते हैं उसको। फिलहाल जब तक ये आयंस हैं तब तक तो इलेक्ट्रॉन चेंज कंप्लीट है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंप्लीट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिएक्शन लिख देता हूँ, लेट अस से कि Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। इससे अपने पास बन गया Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इसमें क्या इन्वॉल्व्स हैं? आयंस इन्वॉल्व्स हैं। अब इसमें देखा जाए तो जिंक जिसके ऊपर एक तरीके से न्यूट्रल स्टेट में, तो चार्ज क्या है 0, और जिंक 2 प्लस के ऊपर कितना चार्ज है 2 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 प्लस के ऊपर क्या चार्ज है +2। कॉपर 0 में चला गया न्यूट्रल स्टेट में, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इन आयनिक रिएक्शंस। जहाँ पर आयंस का इन्वॉल्वमेंट है ना, वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन सी स्पीशीज़ में से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये देखना बहुत इजी है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अपने पास क्रिएट नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है ये देखना। कोवलेंट कंपाउंड का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ना। कोई भी कोवलेंट कंपाउंड, जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख देते हैं, लेट अस से कि H2S प्लस O2 दैट इज इक्वल टू H2O प्लस S। या तो ऑक्सीजन पे नोटिस कर लेंगे या H2S पे नोटिस कर लेंगे। ये जितने भी यहाँ पर कंपाउंड लिखे हैं, H2S कोवलेंट कंपाउंड है, O2 कोवलेंट कंपाउंड है, H2O कोवलेंट कंपाउंड है, सल्फर कंपाउंड नहीं एलिमेंट है। तो H2S पे चलो नोटिस करते हैं ना। H2S में यह इसकी कोवलेंट स्ट्रक्चर बना दी। सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? शेयर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इधर सल्फर बना दिया मैंने। सल्फर एलिमेंटल स्टेट में, तो सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है? 0। ना ही तो सल्फर ने किसी के इलेक्ट्रॉन ले रखे, ना ही सल्फर ने किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे। अब यहाँ आती है बात। तो एक बात बता देना यहाँ पे, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हमें पता है। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आइडियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों एटम्स के मिडिल में होना चाहिए, लेकिन कभी भी मिडिल में नहीं होता है। किसी एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता है उसके ऊपर एक चार्ज लिखते हैं पार्शियली नेगेटिव, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है वहाँ चार्ज लिखते हैं पार्शियली पॉजिटिव। और ये होता क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर दोस विच अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो सल्फर और हाइड्रोजन की अगर बात है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसकी तरफ होगा? सल्फर की तरफ। हाइड्रोजन की तरफ क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव। सल्फर पे क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब आ जाइए प्रॉब्लम क्या है। अब देखो क्या करना है, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है ये आइडेंटिफाई करना है। सल्फर के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। कितने ज़्यादा थे? 1 2 3 कुछ पता नहीं है, पार्शियल। और सल्फर के ऊपर अब चार्ज कितना हो गया? 0। इसका मतलब सल्फर ने ये जो पार्शियल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे इनको डोनेट कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र H2S के केस में कैसा हुआ है? लॉस दिया ही है इसने। पार्शियली नेगेटिव से कहाँ गया है? 0। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसा हुआ है? पार्शियल। अब ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या होता है? इससे तो आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते।
आपको यही पूछा जाएगा कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन खाने वाला कितना इलेक्ट्रॉन खा रहा है। कोवलेंट कंपाउंड में एटम्स के ऊपर कंप्लीट चार्ज होता ही नहीं है, कंप्लीट चार्ज होता ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात आएगी तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा, वो भी कैसा होगा, पार्शियल। ओके, तो क्या डिफ़िकल्टी निकल के सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉन चेंज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट इन कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ये एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल सा है, बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स में एटम्स के ऊपर कंप्लीट चार्ज ही नहीं होता, केवल कैसा चार्ज होता है, पार्शियल। तो अब यहीं से या इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड हम इन्वेंट करते हैं, ताकि हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है उसे एस्टिमेट कर पाए। ऑक्सीडेशन नंबर या उसको और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ज़रूरत यही है, इलेक्ट्रॉन के चेंज को एस्टिमेट करना है। इलेक्ट्रॉन का चेंज कोवलेंट कंपाउंड्स में जो आपको पार्शियल दिखाई दे रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से हम इन्वेंट करते हैं और इसका बेसिस क्या रखते हैं, क्या अज्यूम करते हो आप, जिससे कि ये डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाएगी। आप अज्यूम करते हो कि ये कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के होते हैं, शेयर्ड होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की जो भी बात है ना अभी भी ट्रू है। और अभी जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिस बताने जा रहा हूँ ना, इसमें अज्यूम करते हैं, अजम्पशन है, ऐसा सच में नहीं होता है। क्या अज्यूम करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हम मान लेते हैं कि कंप्लीटली किसी एक एटम के हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन उसी के पास चले जाएंगे तो उसके ऊपर एक कंप्लीट चार्ज डेवलप हो जाएगा, जहाँ से जाएंगे उसके ऊपर भी एक कंप्लीट चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जब कंप्लीट चार्ज डेवलप हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को एस्टिमेट कर पाओगे। जैसे मान लो कि HCl की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl एटम का है, कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियली नेगेटिव। और हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो इसका बेसिस हम यूज़ में लाने वाले हैं। और बेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड आर completely given to more electronegative atom। सही बात है, अभी मैंने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को दे दें। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये तो सबको पता है कि किसको देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगेन देना कुछ नहीं है, अज्यूम करना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -2। गलत है ये। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, केवल कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है, 1, तो कितना चार्ज आएगा, -1। सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर +2 आएगा। गलत है, किसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, नहीं, हाइड्रोजन का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का था ही सही, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आया, +1। एंड दिस हाइपोथेटिकल कंप्लीट चार्ज is known as oxidation number or oxidation state. But the basis is very important. What is the basis? Electrons of a covalent bond are completely given to more electronegative atom. और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ये एस्टिमेट कर पाना बहुत ईजी हो जाए। अब उसी रिएक्शन को लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन चेंज एस्टिमेट करके दिखाता हूँ। रिएक्शन थी अपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन, ऑक्सीजन गैस से करवाया तो क्या बना, H2O प्लस सल्फर। सल्फर एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पे
तो सल्फर के ऊपर एक तरीके से क्या चार्ज है, ज़ीरो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया, ज़ीरो। H2S की बात करें, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरीके से सल्फर को देंगे, तो सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, हाइपोथेटिकली -1, क्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +1। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +1, सल्फर के ऊपर क्या आएगा, -1। तो सल्फर के ऊपर टोटल चार्ज क्या हो गया, -2, एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट था -2, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, -2 से 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। किस कोवलेंट कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, ये एस्टिमेट करना आसान होगा ऑक्सीडेशन नंबर से। इसीलिए यही ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेसिस ये है। ओके, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी एक एटम को दे दो हाइपोथेटिकली, तो उससे जो भी चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, काफ़ी सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन निकाल रहे हैं तो उसको भी दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो आपको क्या आना चाहिए, जैसे HCl की बात करें, अब HCl का मैं बोलूँ कि बॉन्ड स्ट्रक्चर बना होता है, ये तो सिंपल है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा सकता है। और दूसरा सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स अभी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, कम से कम 7 रूल होंगे और उन्हीं 7 रूल को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर से निकालना सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर से निकालना बहुत आसान है और स्ट्रक्चर से जो आंसर आएगा वो हमेशा एक्यूरेट ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को कंप्लीटली देते हैं तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। फिर डबल बॉन्ड रख लेते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड रख लेते हैं और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे हेल्प करने वाला है। लेट अस अज्यूम बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है ए से। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीटली किसके पास जाएंगे, एक तरीके से हाइपोथेटिकली बी के पास। तो बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो -1 चार्ज +1 चार्ज, ए का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1, बी का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, लेकिन केवल 2 ही ए के होते हैं, केवल 2 ही बी के होते हैं। कंप्लीटली बी को देंगे तो क्या चार्ज आएगा, -2, इधर क्या चार्ज आएगा, +2। तो बी का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2, ए का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, बी के ऊपर चार्ज आएगा -3, ए के ऊपर आएगा +3, यही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अच्छा ये और देखो, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक पर्टिकुलर एटम शेयर करता है, दोनों एटम इक्वली शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा हुआ है, ए की तरफ टेल है, बी की तरफ हेड है। इसका मतलब क्या है कि इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किए हैं, ए ने। तो यहाँ पे प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ए के हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब बी को दिए जाएंगे, बिकॉज बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बी के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -2, और ए के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2। तो ए और बी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 एंड -2। ये भी एग्जैक्टली सेम ही केस है, लेकिन यहाँ पर ए का भी एक इलेक्ट्रॉन था, बी का भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो जब हाइपोथेटिकली ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिए गए
तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक। इसके कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सॉरी गेन हुआ, एक। इसीलिए यहाँ पर जो चार्ज अकर होता है दैट इज +1 एंड -1। इसी बेसिस पे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए हम कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, CO2 H2SO4, लेट अस से कि HClO4 H3PO4, ऑक्सी एसिड लिख रहा हूँ ना। और क्या कर सकते हैं, लेट अस से कि IO3F। और बताओ कोई कंपाउंड, KMnO4 सबसे ज़्यादा यूज़ में आएंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में, KMnO4 एंड K2Cr2O7। KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हें बाद में बताऊंगा, सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करके। स्ट्रक्चर से भी हम बता सकते हैं। क्वेश्चन 6 एक और देख लेते हैं, लेट अस से कि HNO3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट अस से फॉर्मिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कार्बन का, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, करेक्ट स्ट्रक्चर। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खा जाएगा, तो -2 चार्ज +2 चार्ज। सिमिलरली -2 +2, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4। H2SO4 में सल्फर का देख लेते हैं। अब ज़्यादा तो लिखूंगा नहीं यहाँ पे, वैसे ही पता कर लो। सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, और सारे के सारे 6 बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब इन 6 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक तरीके से सभी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही खाएगा और सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 6 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6। HClO4 देखते हैं। सेम केस, HClO4 में क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के बीच में ही बॉन्ड है। टोटल कितने बॉन्ड है, 7 टाइम्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, +7। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है, 5 टाइम्स जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या आएगा, +5। इन एवरी केस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब हाइपोथेटिकली बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी माइनस में, और फॉस्फोरस की या सल्फर की या क्लोरीन की या कार्बन की किस में आएगी, प्लस में। IO3F, ये देखो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऐसा करने से टोटल आयोडीन के कितने बॉन्ड बन गए, 7। आयोडीन हैलोजन है, हैलोजन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आयोडीन को 7 बॉन्ड बनाने तक कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बनाया है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। ऑल 7 बॉन्ड्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो 7 टाइम्स अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +7। HNO3, ये इंपॉर्टेंट है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसा भी लिखा जाता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूँ। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है, +1 -1। यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन पे -2, इसके ऊपर आएगा +2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, तो जब दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन को दिए जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +2। टोटल कितना हो गया, +5। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। इधर से देख लो, आना +5 ही है, -1 +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, नाइट्रोजन के ऊपर +2। यहाँ ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -1। और एक पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास पहले ही है। टोटल ऐड कर लो तो वापस से कितना आ रहा है, +5। ओके,
तो आई होप कि बॉन्ड स्ट्रक्चर से सेंट्रल एटम का या किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आ गया। और उसका बेसिस वापस से बताता हूँ। बेसिस क्या है कि एक कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे दो हाइपोथेटिकली, और इससे जो चार्ज जनरेट होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। दो एग्जाम्पल और हैं, इनको भी देख ही लेते हैं। K2Cr2O7 एंड अगेन HCOOH। K2Cr2O7 आयनिक कंपाउंड है, पहले ब्रेक तो कर लेते हैं। पोटेशियम प्लस है और डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, बीच में एक ब्रिजिंग ऑक्सो एटम है। आप किसी भी क्रोमियम एटम को देख लो, क्रोमियम में कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड है क्रोमियम के, और सारे के सारे 6 बॉन्ड किसके साथ हैं? ऑक्सीजन एटम के साथ। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास और क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा 6 टाइम्स। तो क्रोमियम के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +6। इस क्रोमियम के ऊपर भी क्या आएगी? +6। फॉर्मिक एसिड में कार्बन का देख लेते हैं, HCOOH। फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर है इसका। ब्रेक किया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1। यहाँ से आ गया -2 +2। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो कार्बन का क्या हो जाएगा? -1। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? +1। कैलकुलेट करो, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है, साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक्यूरेट ही आएगा। ओके, अब क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सेकंड मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड में तो क्या था? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। सेकंड मेथड में हम क्या यूज करते हैं? सेट ऑफ रूल्स, कि अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है, केवल कंपाउंड पता है। जैसे मान लो भी मैं बताया था KMnO4, हम चाहें तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं K + MnO4-। Mn ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 7 एक तरीके से, है ना। कोई यहाँ पे मैं ऑक्टेट थ्योरी को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना। अगर ऑक्टेट थ्योरी को सही साबित करना है तो सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन आपको पता है कि ऑक्टेट थ्योरी इज़ नॉट करेक्ट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है या कंप्लीट होता है या एक्सीड होता है, हर किसी केस में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स बनते हैं। तो Mn ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 7 के 7 बॉन्ड किसके साथ हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो जब 7 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो Mn के ऊपर कितना आएगा? +7। और ये Mn का मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 25। 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 18 + 4s2 3d5। तो 18 मतलब कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद इसमें आउटर मोस्ट शेल या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना सकते हैं वो कितने? 7 है। Mn एक मेटल है, मेटल मैक्सिमम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? 7, क्योंकि उसके बाद 8th इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल से या नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाएगा, जो कि जा नहीं सकता है। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? 7। तो Mn का मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? +7। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लेकिन इस बार सेट ऑफ रूल्स यूज़ करना है। और इस बार आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, केवल क्या करना है कि आपके पास रूल्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको यूज़ करना है और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो अब ये जो रूल्स हैं वो क्या है ना। अच्छा, रूल्स एट सच कोई अलग से तो इन्वेंट नहीं किए गए। ऑक्सीडेशन नंबर का जो मेथड है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर का जो बेसिस है
उसी को यूज़ करके अपन रूल्स बना रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिस है एक कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को असाइन कर दो। तो आप खुद सोचना, कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें लेट अस से कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, क्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कोई भी एटम है। अब जब ये एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाएंगे या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाएंगे। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाएंगे तो एक तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा। जैसे मान लो ए बॉन्ड बनाना चाहता है बी के साथ, एंड इफ बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइपोथेटिकली किसको दे सकते हैं, बी को। तो बी के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, माइनस में। ए के ऊपर क्या आ सकता है, प्लस में। कितना प्लस में आएगा और कितना माइनस में आएगा ये डिपेंड करता है कि इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है। बॉन्डिंग कैपेसिटी 1 है तो 1 और 1 आएगा, बॉन्डिंग कैपेसिटी 2 है तो 2 और 2 आएगा, बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 है तो 3 और 3 आएगा। यही बेसिस है। ओके, तो रूल्स अगर हम यहाँ पे बनाएं तो इसी पर्टिकुलर बेसिस से बनने वाले हैं। अब देखना, खुद सोचना कि रूल क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या काउंट करना चाहिए, -2, बिकॉज ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। जनरली 99% केस में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होगा, बस एक फ्लोरीन छोड़ दो तो हमेशा ऑक्सीजन जिसके भी साथ बॉन्ड बनाएगा उसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा और उन दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख सकता है हाइपोथेटिकली। तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, -2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करनी है, -2। एलिमेंटल स्टेट की बात करें, अनकम्बाइंड स्टेट की बात करें, सेकेंड रूल, तो इसमें तो बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड नहीं है तो एटम्स को किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर चार्ज कितना होगा, 0, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर किया जा सकता है, 0। हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कितना बॉन्ड बनाता है, 1, तो एक बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन देगा, +1। एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते ही हैं। एल्कली कितने देते हैं, 1। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितने देते हैं, 2। तो एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या होगा, +2। फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1। तो ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं एग्जैक्टली लॉजिक पे ही बेस्ड है। तो मैं रूल्स लिखता जाता हूँ, आप भी इन्हें नोट करना। जैसे कि फर्स्ट रूल की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंटल और अनकम्बाइंड स्टेट इज 0। जैसे मान लो कि सल्फर एसिड में मिलता है फॉस्फोरस, P4 में सोडियम, पोटेशियम, ओके, नाइट्रोजन गैस N2 होती है, O2 गैस होती है, क्लोरीन 2 गैस होती है, फ्लोरीन 2 होती है, Br2 लिक्विड होता है, I2 सॉलिड होता है। हर कोई एलिमेंटल स्टेट में किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसिडर किया जाएगा, 0। अगेन आयनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, मतलब आयंस की बात करें, तो आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उनका चार्ज, उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। वहाँ तो अजम्पशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्लियरली उनके ऊपर चार्ज लिखा होता है, +1, +2, +3 या -1, -2, -3। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके पास ज़्यादा है या जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके पास कम है, वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंटेड बाय देयर चार्ज इटसेल्फ, जैसे कि Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, Al3+ हो गया, सल्फर 2-, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनके ऊपर जो चार्ज है वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रूल हो सकता है, थर्ड ऑक्सीजन वाला रूल लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन
इज जनरली, ये वर्ड ध्यान देना, जनरली 99% कंपाउंड्स में -2। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस भी आएंगे जहाँ पर या तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, या फिर जहाँ पर ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड नहीं बना रखे हैं। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा -2, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखी जाएगी, -2। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आएंगे अपने पास, जैसे कि एक तो परऑक्साइड वाला केस हो गया, जैसे मान लो कि पोटेशियम परऑक्साइड, क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, पोटेशियम प्लस O2 पोटेशियम के ऊपर तो 1+ ही हो सकता है, वो तो कोई कर ही नहीं सकता, वो तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब बताइए 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज है टोटल मिला के, 2-, तो पर ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, -1। तो परऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, -1, ये एक एक्सेप्शन। सुपर ऑक्साइड की बात करें, K+O2-, तो O के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे, -1, लेकिन ऑक्सीजन एटम्स कितने, 2, तो पर ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, -1/2। यही चार्ज पर ऑक्सीजन एटम जनरेट होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज़ -1/2। और एक और एक्सेप्शन है अपने पास, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली माइनस में है, लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड हो तो, अब यहाँ तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, तो ऑक्सीजन को देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे कि एक कंपाउंड है OF2, इसी की बात कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है फ्लोरीन के, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ -1, यहाँ +1, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ -1, यहाँ +1। फिर बता दे रहा हूँ, ये जो बॉन्ड ब्रेक है ये एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है ना। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2। तो इन तीनों टाइप के केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं रहेगा। 3 रूल हो गए। 4th रूल की बात करें, चलो 4th में किसको ले सकते हैं अपन, बताओ, फ्लोरीन को ही ले लेते हैं, ये भी फिक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, एकदम करेक्ट है, 100%, बिकॉज फ्लोरीन इज ऑलवेज फॉर्मिंग 1 बॉन्ड एंड इट इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी के पास रहेंगे, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी -1। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, और जनरली हाइड्रोजन के बॉन्ड P ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बनते हैं, और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं मोस्टली हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। जैसे मान लो इधर ही देख लो, H2O में ही देख लो ना, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1, ऑक्सीजन के ऊपर -1, अगेन +1, ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का कितना है, -2। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आएंगे। एक्सेप्शन कब आएगा, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए और बाकी सामने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, तो इस बार हाइड्रोजन को खाना पड़ेगा। और ऐसा कब होगा, मेटल्स के साथ, मेटलिक हाइड्राइड्स में, जैसे कि मान लो कि सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, किसी का भी केस ले, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम के ऊपर +1, आयनिक कंपाउंड है सारे के सारे। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्टिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीटली है, अज्यूम भी नहीं करना है, अज्यूम केवल कहाँ करना होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, तो हाइड्रोजन यही एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, +2,
तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज जाएगा, -2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो पर हाइड्रोजन एटम कितना चार्ज आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और सोडियम हाइड्राइड में भी -1 है। रूल अपने पास हो गए, ऑक्सीजन के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, फ्लोरीन के हो गए, आयंस के हो गए, एलिमेंटल स्टेट के हो गए। अब क्या रूल बचा हुआ है, एल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +1 एंड +2। बिल्कुल सही बात है। एल्कली मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यही सब, NS1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे के ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद इनर शेल के इलेक्ट्रॉन या नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1। और अगर मान लो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और उससे पहले इनर शेल फिल्ड होती है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनाते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 हमेशा फिक्स ही होगा। अब एक लास्ट रूल है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज रूल। 7th रूल जो है उसी से हम किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर पाएंगे। 7th रूल के यूज़ के बिना नहीं हो पाएगा। तो 7th रूल अपने पास क्या है, तो जनरली आप लॉजिकली सोचो एक बार, है ना। जैसे किसी की बात करते हैं CO2 की, है ना। CO2 मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, तो इसके ऊपर एक्चुअल चार्ज क्या है, 0। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल चार्ज अज्यूम करते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीटली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या चार्ज जनरेट होगा, -2 +2, यहाँ क्या होगा +2 -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2। और ये सब हाइपोथेटिकल है। तो एक बात बताओ, जिस मॉलिक्यूल में चार्ज था ही नहीं, जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी न्यूट्रल था, उसमें आपने ऐसे चार्ज क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ से क्या लॉजिकली एक रूल बन रहा है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली, तो उन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कंपाउंड के चार्ज के बराबर होना चाहिए। इफ़ कंपाउंड इज न्यूट्रल देन सम ऑफ ऑल दीज ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी इक्वल टू 0, और 0 है ही सही। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम अगर मैंने किया तो ये सम कितना आ रहा है, 0 के इक्वल, बिकॉज CO2 मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना था, 0। और अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ चार्ज होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम उस चार्ज के बराबर आना चाहिए था। तो 7th रूल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स in a compound must be equal to, कंपाउंड के साथ साथ स्लैश में स्पीशीज भी लिख लेना, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड स्लैश स्पीशीज मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट स्पीशीज। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है स्पीशीज़ के चार्ज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इस 7th रूल का यूज़ करके ही हम डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ओके, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। CO2 में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4।
कैसे निकाला? स्ट्रक्चर से। अब कैसे निकालेंगे? सेट ऑफ रूल से। तो सेट ऑफ रूल से निकालेंगे तो देखना कैसे होगा। लेट अस से कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? x मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 1 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या कंसिडर किया जाता है? -2 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन आइटम्स? 2 एंड दिस इज द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच मस्ट बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीशीज। चार्ज कितना है बेटा? 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ चुका है +4। तो हम वापस से उन्हीं सब कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने स्ट्रक्चर को यूज़ करके निकाला था, लेकिन इस बार सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करके निकालेंगे। तो मैं कंपाउंड्स यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे एक कंसिडर किया था अपन ने H2SO4, एक था H3PO4, एक था HClO4, IO3F, HCOOH, और भी थे अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KMnO4 and K2Cr2O7, most used compounds in the questions of equivalent concept. Let us say कि कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो कि सल्फेट आयन की बात करें ना, थोड़ा आयन भी देख लेते हैं। फॉस्फेट आयन की बात करें, आना वही है बिकॉज सल्फेट आयन कहाँ से आएगा? H2SO4 से। फॉस्फेट आयन कहाँ से आएगा? H3PO4 से। तो यहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है ना, सल्फर और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट वही यहाँ पे आने वाला है, लेकिन हमें सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करके ये निकालना सीखना है। तो लेट अस से कि सल्फर की बात करें, हाइड्रोजन का होता है +1 × 2, सल्फर का x × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज विच इज 0। x इज इक्वल टू हाउ मच? +6। यहाँ यूज़ करें +1 × 3 प्लस फॉस्फोरस का x मल्टीप्लाइड बाई -2 × 4, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? +5। सेम वही आ रहा है जो स्ट्रक्चर से निकाला था। HClO4 हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस क्लोरीन का x प्लस -2 × 4, दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। IO3F फ्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस आयोडीन का x, सारा ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0, x इज इक्वल टू +7। ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन का +1, कार्बन का x मान लेते हैं -2 × 2 प्लस हाइड्रोजन का वापस से +1, दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। ये भी सही है। KMnO4 +7 आने वाला है, K2Cr2O7 +6 आने वाला है, और ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही है। पोटेशियम का +1 MnX, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 × 4, दैट इज इक्वल टू 0, x आ गया +7। 1 × 2 प्लस क्रोमियम का x हो गया, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? 2, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2x प्लस -2 × 14, दैट इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। सल्फेट आयन x मान लेते हैं सल्फर का, ऑक्सीजन का कितना है? -2 × 4। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होना चाहिए? चार्ज के इक्विवेलेंट, तो x इज इक्वल टू वापस से कितना आ गया? +6। वही ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट आयन में सल्फर का होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड में होगा। फॉस्फेट में अगर देखें, फॉस्फोरस का मान लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, दैट इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? +5। इन रूल्स को यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। रूल्स अपने पास काफ़ी सिंपल है। एक दो कंपाउंड और लेता हूँ मैं, और ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स ऐसे होंगे जहाँ पर रूल्स का यूज़ करते हुए आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाओगे, ठीक है? क्योंकि एक गड़बड़ होने वाली बहुत बढ़िया। जैसे मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CrO5, रूल्स का यूज़ करते हैं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सबसे पहले तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24।
क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 18 + 4s2 3d4। अगर क्रोमियम को किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं, आयनिक कंपाउंड बनाना है या कोवलेंट कंपाउंड ही बनाना है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो सकता है बेटा 6। उसके बाद तो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ नहीं होने वाला है। तो क्रोमियम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंपाउंड बनाता है तो क्रोमियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 6। तो इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ये तो अल्टीमेट लिमिट है इसकी। अब सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करके देखते हैं। लेट अस से कि क्रोमियम का x, क्रोमियम कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 5 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया +10। और आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, बताओ ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हर बार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो ये ज़रूरी नहीं है ना। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कब नहीं होता है? जब ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होता, जब ऑक्सीजन या तो परऑक्साइड की फॉर्म में होता है या सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 काउंट नहीं होता। सुपर ऑक्साइड में -½ होता है, परऑक्साइड में -1 होता है। और एक तीसरा केस क्या था, जब ऑक्सीजन के कंपाउंड फ्लोरीन के साथ हो, उस केस में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होता है। तो जब भी इस तरीके से आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की उसकी औकात से ज़्यादा आ जाए, क्रोमियम की औकात केवल +6 तक की है, तो इसका मतलब समझ लेना कि कंपाउंड में कुछ गड़बड़ है या कंपाउंड में परऑक्सी लिंक है। परऑक्सी लिंक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कंप्लीटली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड नहीं है। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, परऑक्सी लिंक। और वहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम्प्लीटली -2 कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर सेट ऑफ रूल से इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। इसका आंसर केवल आप कैसे निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर वाइज। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रक्चर से जो आंसर आएगा वो हमेशा करेक्ट ही होगा। और सेट ऑफ रूल से 99% आंसर करेक्ट आएंगे। कुछ जगह गलत आंसर आएंगे, 1-2 जगह, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मेरे को मिला कि क्रोमियम का +10 हो नहीं सकता, तो मैं फिर वापस से अपने आंसर पे यहाँ पे विचार करूँगा। तो इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे बनता है ये। और देख लो, सभी ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड बना के -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, केवल एक ही ऑक्सीजन ऐसा है। बाकी सभी ऑक्सीजन ने क्रोमियम के साथ केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, बाकी एक बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसको कौन सा लिंक बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक जो होता है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंक। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ आएगा +2। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये होगा तो +1 यहाँ क्या आएगा -1 यहाँ कितना आएगा वापस से +1 और यहाँ आएगा -1 तो टोटल क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6। और +6 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। साथ ही साथ जहाँ पर परऑक्सी लिंक होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो जैसे मान लो कि इसी ऑक्सीजन पर देखो क्या -1 है क्या, तो है तो सही, ये बॉन्ड और ब्रेक करना बाकी है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितना चार्ज आएगा 0 बिकॉज बोथ ऑक्सीजन आर सेम, कोई किसी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी एक एटम को तो दे नहीं सकते। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये दोनों भाग जाएंगे, तो इनके ऊपर कोई न्यू चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो कितना चार्ज जनरेट होगा 0 और 0, -1 ऑलरेडी था, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा -1, इसके ऊपर भी क्या है -1। जहाँ पर भी परऑक्सी लिंक होगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज आएगा -1। एक और एग्जांपल, H2S2O8, हाइड्रोजन +1 × 2, सल्फर 2 × X प्लस ऑक्सीजन -2 × 8, तो X = हो गया +7। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 नहीं हो सकती, सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही हो सकता है।
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आउटर मोस्ट शेल 16 पे आता है ये। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मैक्सिमम इन्हीं 6 बॉन्ड्स को यूज़ करके सल्फ़र बॉन्ड बना सकता है कंपाउंड में, और हर बार अगर ये इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो सल्फ़र मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 6। इसीलिए सल्फ़र का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। लेकिन सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके कितना आ रहा है? +7। तो गलत है ये। कैसे निकालना पड़ेगा? स्ट्रक्चर से। तो इसका क्या नाम होता है? मार्शल्स एसिड। और क्या बोलते हैं इसका? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी लिंक होता है और इसीलिए ये +7 आया, इसीलिए गड़बड़ हुई है। स्ट्रक्चर में बनाओ। अब देख लो सल्फर के टोटल कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। 6 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, सल्फर के पास देना पड़ेगा। तो सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आएगा? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +6। और +6 हो भी सकता है, करेक्ट है। इन दोनों ऑक्सीजन का क्या आएगा? परऑक्सी लिंक वालों का -1। कैसे आएगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर क्या आएगा? +1। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कितना आएगा? 0 0। तो इस ऑक्सीजन आइटम का क्या चार्ज हो गया? -1। और इसी चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आपको क्या करना है? कुछ कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, उनका होमवर्क करके लाना है। आप चाहे तो सेट ऑफ रूल्स वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्ट्रक्चर बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो होमवर्क नोट करो सभी। जैसे मान लो कि होमवर्क अपने पास हो गया H3PO3 H2SO3 H3BO3 H2CO3 H4SiO4 K2MnO4 K2CrO4 Cr2O3 CO2Cl2 Fe2O3 Fe.98O Fe3O4। कम से कम 20 तो कर ही देते हैं। और इन्हीं 20 कंपाउंड्स में अंडरलाइंड एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। अंडरलाइन अभी करेंगे अपन। 16 लेट अस से कि V2O5 सॉरी 16 नहीं 13 VO4 3- ASO4 3- AS2S3 SB2S3 Na2S2O3 Na2S4O6 Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट एंड NH2S2O4 O6 सोडियम टेट्राथाइनेट। ये दोनों कंपाउंड बहुत काम के हैं। वैसे एक और बताया था K2Cr2O7 और KMnO4। इन सारे कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट कंसेप्ट में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यही ले लेते हैं CS3COOH। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फॉस्फोरस, सल्फर, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, क्रोमियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, 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 वैनेडियम, वैनेडियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, सल्फर, सल्फर एंड कार्बन। इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। और अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपन सही से निकाल पाए
इसका मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। तब तक आप ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए।